भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे और तब से लेकर लगातार 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते आए थे। लेकिन ये सिलसिला 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं के समय से पहले डिसॉल्व होने से टूट गया था और उसके बाद इसे वापस सिंक्रोनाइज करके एक साथ लाने पर बात तो हुई, पर किसी ठोस निर्णय के अभाव में यह मामला ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहा। 1983 में इलेक्शन कमीशन और 1999 में लॉ कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की, किंतु फिर भी ये कभी फोर फ्रंट पर नहीं आ पाया। 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही प्रधानमंत्री के पद पर श्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हुई और उनका हमेशा से एक खास एजेंडा रहा था और इस बात पे हमेशा से उनका जोर रहा था कि देश में वन नेशन और वन इलेक्शन होने चाहिए, यानी कि पूरे देश में सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। और उनकी यह मंशा और उनकी यह घोषणा जो है उनके कई भाषणों में देखी जा सकती है और सार्वजनिक रूप से इस बात का सभी को पता था कि श्री नरेंद्र मोदी का एक खास एजेंडा है और वो है वन नेशन और वन इलेक्शन। बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए, उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। 2018 में लॉ कमीशन ने जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया था, एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और उसमें 3 तरीके के विकल्प सुझाए गए थे। पहले विकल्प के अंतर्गत जिन राज्य विधानसभाओं के चुनाव पहले हैं या बाद में हैं, यानी कि लोकसभा के चुनाव से, तो ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को या तो घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है ताकि वो लोकसभा के चुनाव के साथ में सिंक्रोनाइज कर सके। दूसरे विकल्प के तौर पे ये सुझाया गया कि 5 सालों में 2 बैचेज में सारे के सारे राज्य विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव साथ करा लिए जाएं। और साथ में तीसरे विकल्प के रूप में ये सुझाव दिया गया कि यदि ये संभव ना हो तो एक कैलेंडर ईयर में पड़ने वाले तमाम तरीके के जो चुनाव हैं, चाहे वो लोकसभा के हों और जितने राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक कैलेंडर ईयर में आगे पीछे हो रहे हों, उन सबको एक साथ करा लिया जाए। तो इस तरीके के 3 विकल्प के तौर पे एक फ्रेमवर्क का सुझाव BS चौहान साहब ने अपने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में दिया था। लेकिन ये कितनी प्रैक्टिकल है, आइए इस चीज़ को देखने की कोशिश और समझने की कोशिश इस तरीके से करते हैं कि यदि इस देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला लागू किया जाता है तो क्या फ़ायदा होगा, जिसके बारे में इतनी ज़ोर शोर से बातें की जा रही है। इस चीज़ को देखना बेहद ही आवश्यक और ज़रूरी होगा कि आखिर ऐसे कौन से फ़ायदे हैं जो कि वन नेशन वन इलेक्शन से इस देश को हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो की जाती है वो इस चीज़ की जाती है कि इससे पैसों की, यानी कि खर्च में भारी कटौती होगी और अलग अलग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो भारी मात्रा में सरकारी मशीनरी में पैसा खर्च होता है उस पैसे की बचत की जा सकती है, यानी कि चुनाव में लगे हुए कर्मचारियों से दुगना काम लिया जाएगा और इस तरीके से पैसों की बचत की जा सकती है। अब इसमें कितने पैसों की बचत होगी, ये इस बारे में कोई ठोस अध्ययन हमें देखने को नहीं मिलते। हालांकि प्राथमिक रूप से इस चीज़ को समझा जा सकता है कि यदि लोकसभा के चुनाव और तमाम पूरे भारतवर्ष की राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें पैसों की बचत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितने पैसों की बचत होगी इस बारे में अध्ययन करना या स्टडी करना बेहद ही ज़रूरी है ताकि इस प्रपोजल को आगे ले जाया जा सके। दूसरी बात जो की जाती है इसके एक फ़ायदे के रूप में जिसको गिनाया जाता है वो है कि इससे सरकारी मशीनरी जो कि सारा की सारा एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन में बिजी हो जाता है और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक पॉलिसी पैरालिसिस हमको देखने को मिलता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे हो या पॉलिटिकल सिस्टम के लेवल पे हो। तो दोनों तरीके का जो पैरालिसिस हमको देखने को मिलता है उससे डेवलपमेंट की योजनाएं लागू करने में एक अनावश्यक देरी होती है और इससे जनता को परेशानी होती है। काफ़ी हद तक ये बात जायज़ भी है। तीसरी चीज़ जो कही जाती है कि चुनाव से पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी योजनाएं या उनको कार्यान्वित करने में अनावश्यक देरी होती है। और ये भी कुछ इस बात में काफ़ी सच्चाई है कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि MCC जब लगा होता है उस समय
विकास कार्यों की ना तो आप आधारशिला रख सकते हैं और ना ही किसी तरीके की ऐसी घोषणा आप कर सकते हैं जो कि मतदाताओं को प्रभावित कर पाए। तो उस स्थिति में काफ़ी सारा पॉलिसी पैरालिसिस हमको गवर्नमेंट के लेवल पे देखने को मिलता है। तो ये 2-3 तरीके की फ़ायदे जो हैं, यदि वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला लागू किया जाता है तो हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ और भी बहुत सारी इसमें छोटे छोटे लाभ गिनाए जा सकते हैं, जैसे कि फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरे देश में एक इलेक्शन साइकिल चलता रहता है, उस दौरान उन्हें यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है और उसमें काफ़ी सारा खर्चा होता है। इसके साथ ही साथ स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए शिक्षकों को और कॉलेज एजुकेशन से जुड़े हुए शिक्षकों को भी ड्यूटी चुनाव में लगाई जाती है और इस तरीके से बच्चों की स्टडी का जो लॉस होता है वो भी यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले से बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे फ़ायदे इस बारे में गिनाए जाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि इस फार्मूले को मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लागू किया जाना चाहिए? क्योंकि इस फार्मूले को लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ में अंडर 368 आर्टिकल के आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता भी होगी, क्योंकि ये पूरे की पूरी संघीय प्रणाली को प्रभावित करने वाला एक प्रपोजल होगा। क्योंकि वन नेशन और वन इलेक्शन जो एक फार्मूला होगा निश्चित रूप से ये पूरे देश को प्रभावित करेगा। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। अब इसमें देखिए कि कई सारे फायदे गिनाने के बाद में ये देखा जाना चाहिए कि क्या ये वास्तव में ज़रूरी है या कहीं ये हमारे देश का जो संघात्मक ढांचा है, जो फेडरलिज्म की जो प्रिंसिपल्स हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट हैं, क्या ये उनको नुकसान पहुंचाएगा या इसका राजनीतिक परिणाम क्या हो सकता है? तो इस चीज़ को आज ये देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके के प्रभाव फेडरलिज्म पे हो सकते हैं। या फिर छोटी पॉलिटिकल पार्टियों को लेके भी काफ़ी सारी बात की जाती है कि हमारे देश में जो रीजनल पार्टीज़ हैं जो कि रीजनल मुद्दों के ऊपर अपनी राजनीति करती हैं, तो ऐसी स्थिति में जब वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला लागू हो जाएगा तो इन रीजनल पार्टीज़ के पास में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं और ख़ास तौर से जो केंद्र में सत्ता में है, उन पार्टियों के लिए राज्यों में अच्छा बहुमत प्राप्त कर पाना या एक विनिंग मेजॉरिटी प्राप्त करना ज़्यादा आसान होगा। साथ साथ एक चीज़ और भी हमें यहाँ पर देखनी चाहिए कि हमारे देश में केंद्रीय मुद्दे और राज्यों के मुद्दे आपस में घुले मिले रहते हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है कि केंद्रीय मुद्दों को राज्यों के चुनाव में प्रयोग में लाया जाता है और कई बार राज्यों के मुद्दों का प्रभाव भी हमें केंद्रीय राजनीति पर देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही मुद्दों को पृथक पृथक करके देख पाना शायद हमारे देश के मतदाता के लिए आज की तारीख में उतनी स्पष्टता से मुमकिन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि केंद्र सरकार के पास में ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं और रीजनल पार्टियों के पास में उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, तो ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन का जो फार्मूला है वो रीजनल पार्टियों के फेवर में शायद नहीं होगा। दूसरी चीज़ एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश में रेफरेंडम या रिकॉल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार 5 वर्ष के लिए आपने अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया और यदि वो मेजॉरिटी में है तो निश्चित है कि 5 वर्ष तक सरकार के ऊपर नियंत्रण करने का जनता के पास कोई भी सीधा साधन नहीं है। हमारे देश में रेफरेंडम या रिकॉल जैसा कोई सिस्टम नहीं है, हालांकि उसकी मांग समय समय पर राजनीतिक सुधारों के तौर पे की जाती है, लेकिन आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि इस तरीके के कुछ आविष्कार खासतौर से पॉलिटिकल इनोवेशन जो है हमारे देश में देखने को नहीं मिलते। तो आज की तारीख में ये सुविधा हमारे देश के आम नागरिक के पास उपलब्ध नहीं है कि वो अपने प्रतिनिधि को उसके वादों पर या उसके पैमाने पर खरा ना उतरने पर रिकॉल जैसी कोई व्यवस्था कर पाए और अब जनप्रतिनिधि को बुलाकर किसी और को वो भेज सके। तो ये कोई व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं तो जो केंद्रीय सरकार होती है कहीं ना कहीं जनता के समक्ष उसे जाना होता है। तो हमारे देश में जो ये रेफरेंडम और दूसरी चीज़ जो रिकॉल जैसी सुविधाएं नहीं हैं या व्यवस्थाएं नहीं हैं, कहीं ना कहीं उसकी कुछ मात्रा में ये भरपाई हो जाती है, क्योंकि जनता का सतत प्रेशर
एक तरीके से चुनाव के माध्यम से केंद्रीय सरकारों पर और राज्य सरकारों पर बना रहता है। और क्योंकि नेशनल पार्टियां एक से अधिक राज्यों में अपना अस्तित्व रखती हैं, तो एक राज्य के जो परिणाम होते हैं, वहाँ जो उसकी कार्यप्रणाली होती है, जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, वो दूसरे राज्य में उसकी पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, या केंद्र के दल की जो राजनीतिक परफॉर्मेंस होती है या उसकी जो कार्यप्रणाली होती है, उसका प्रभाव हमें राज्यों की राजनीति पर भी देखने को मिलता है। तो समय समय पर जब राज्यों में अलग अलग जगह अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, तो एक तरीके से सरकार को बारंबार परीक्षा देनी होती है। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हमारे देश का एक आम नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों पर नियंत्रण रख सकता है। और राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात का ख्याल रखना होता है कि उन्हें फिर से इलेक्शन में जाना है। और ये जो इलेक्शन साइकिल जिसको कि एक नेगेटिव रूप में प्रचारित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका ये एक पॉजिटिव परिणाम भी है कि जनता जो है निरंतर चुनावों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के ऊपर इस तरीके से अंकुश बनाए रखती है या काफ़ी कुछ उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करने की स्थिति में होती है। तो एक तरीके से ये देखा जाए कि वन नेशन और वन इलेक्शन का जो फार्मूला है, निश्चित रूप से जब इलेक्शन एक साथ होने लगेगा तो जनता के पास ये जो बार बार अपना राय कायम करने का या अपनी नाखुशी या खुशी जाहिर करने का जो अवसर होता है, सरकार के समर्थन या विरोध का जो अवसर होता है, वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक लोकतंत्र के लिए ये उतना अच्छा नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। तो वन नेशन और वन इलेक्शन कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक सिद्धांत के थोड़ा सा अगेंस्ट में जाता है। एक इसका प्रैक्टिकल इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है सिंक्रोनाइजेशन की। आज की तारीख में हो सकता है संविधान संशोधनों के माध्यम से हम लोकसभा के चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवा पाएँ, लेकिन क्या होगा जब भविष्य में किसी कारण राज्य की विधानसभाएं भंग हो जाएं या डिसॉल्व कर दी जाएं समय से पूर्व, और दूसरा तरीका कि केंद्र की सरकार भी हो सकता है असमय समाप्त हो जाए या डिसॉल्व हो जाए, तो उस स्थिति में इसको ये फिर से आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। तो क्या बार बार सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हम एक राज्य विधानसभा के जो कार्यकाल है उसको घटाना और बढ़ाना पड़ेगा? तो ऐसी स्थिति में ये एक जनता के मैंडेट के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि एक जनता जो है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत देकर 5 साल के लिए जिताती है, और इस स्थिति में सिंक्रोनाइजेशन के लिए उसका कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया जाए, 2 साल कर दिया जाए या 4 साल कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जनता के मैंडेट के खिलाफ होगा। और एक सरकार जिसको कि पूरे 5 वर्ष मिलते हैं अपनी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए, और यदि इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन के नाम पे उसके कार्यकाल को घटा दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये एक सेटबैक होगा और एक डेमोक्रेटिक और जो हमारे देश का फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ में ये किसी न किसी तरीके से मुश्किलात पैदा करेगा, और इसमें कई सारी संवैधानिक अड़चनें भी आएंगी, और साथ साथ ये जनता के जो मैंडेट है, जनता की जो इच्छा है, उसके भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल है। और साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो केंद्र की सरकार है वो अपने फ़ायदे के लिए भी इस वन नेशन वन इलेक्शन का दुरुपयोग कर सकती है, और कुछ ना कुछ मैनूवर करके राज्य विधानसभाओं को या तो समय से पूर्व डिसॉल्व कर देगी, या फिर हो सकता है उनके समय अवधि को अनावश्यक रूप से बढ़ा भी सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये एक काफ़ी पेचीदा मसला है, और इस बारे में आगे निश्चित रूप से अध्ययन होने चाहिए, एक स्टडी होनी चाहिए कि और देखा जाना चाहिए कि वास्तव में इसके लाभ कितने हैं और इसकी तुलना में हानियां कितनी हैं, किस तरीके से ये हमारे देश के मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ में मुफिद बैठेगा, और किस तरह की समस्याएं इसके संचालन में या इस फार्मूले को धरातल पर लागू करने में हमारे समक्ष आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, और इस पर एक व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। इसको त्वरित रूप से या अचानक लागू किया जाना संभव नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे महामहिम रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में
एक कमेटी हाई लेवल की बनाई है। निश्चित रूप से ये इसकी फिजिबिलिटी के बारे में जांच करेगी और इसकी गहनता से जांच करके इस बात को सारे देश के समक्ष रखेगी कि क्या हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला सक्सेसफुली लागू किया जा सकता है, और अगर लागू किया जा सकता है तो उसके लिए हमारे मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में किस तरह के सुधारों की आवश्यकता होगी और जनता को इसको किस रूप में लेना चाहिए। तो हर चीज़ को, खास तौर से जो मूलभूत तरीके जो कि हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जब चेंजेस किए जाते हैं तो निश्चित रूप से कंसल्टेंसी की बात जनता तक भी पहुंचनी चाहिए, जनता को भी इस चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि बात आखिर इस देश की जनता की है, इस देश की डेमोक्रेसी की है और इस देश के चिरायु लोकतंत्र की है। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ एनालिसिस की सामग्री प्राप्त हुई होगी, कुछ मैटर प्राप्त हुआ होगा। निश्चित रूप से आप इस पे बारे में विचार करें और अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराएं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में, तब तक आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।